हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके डायरी में आपका स्वागत है। मैं रचित कुमार आज आपके बीच इंडियन पॉलिटी का अगला सीरीज उच्चतम न्यायालय आपके बीच डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ। उद्घाटन की बात कर रहा है। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि गठन की बात करें तो गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 124 से 47 में किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। भारत के राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायमूर्ति, विधि आयोग। लगातार बढ़ते मुकदमे की संख्या और उनके बोझ को देखते हुए समय समय पर संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का निर्णय लिया जाता है। वर्ष 1950 में स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुल 8 थी, परंतु वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के द्वारा इसे 11 कर दिया गया। फिर 1960 में इसे बढ़ाकर 14 कर दिया गया। 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 26 से 31 तथा वर्तमान में अभी कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन में अपनी कुल सदस्य के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित आवेदन राष्ट्रपति को समक्ष भेजना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सिफारिश पर। नोट: महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए संविधान के अनुसार हटाना शब्द ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने का भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है। परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रीट अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 131 में है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन न्यायालय को परामर्श का स्वीकार अथवा अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यह उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है। इसमें 3 तरह के मामले में अपील की जा सकती है। पहला दीवानी, दूसरा फौजदारी, तीसरा संवैधानिक है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 132 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। तीसरा, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10
वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। चौथा, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून की उच्च कोटि का ज्ञाता रहा हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यहाँ पर दिया हुआ है 10 वर्षों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 143। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनरावलोकन या संशोधन कर सकता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 137 में किया गया है। अनुच्छेद 129 की बात करें तो अनुच्छेद 129 में यह कहा गया कि यह उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यानी इनका जो भी निर्णय होगा सभी न्यायालयों के लिए मान्य होगा तथा उस निर्णयों को किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता उसके विरुद्ध। अनुच्छेद 32 की बात करें, अनुच्छेद 32 अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी चर्चा अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 143 की बात करें तो अनुच्छेद 143 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 137। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान को अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है और अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी उच्चतम न्यायालय के पास। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य है इसे अपने सभी निर्णयों को अभिलेख रखना होता है। इसके सभी निर्णयों का एक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी, इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी, इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता। यहाँ 129 होगा। अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। इसका तात्पर्य है कि इसके द्वारा दिए गए सभी निर्णय सभी न्यायालयों के लिए मान्य होगा और इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया था। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, अहमदी, पी.एन. भगवती, एस. आनंद। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिका की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति जनहित के मामले में नए उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैन आरा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को पुष्प कपिला हिंगुरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की माता के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जिस समय यह याचिका स्वीकार की गई थी उस समय न्यायाधीश पी.एन. भगवती थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
10, क्वेश्चन नंबर 10, PIL का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। इस प्रकार हम ऐसी सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।